हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग सेफ्टी इन जीरियाट्रिक पेशेंट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक अनदर लेक्चर है हमारा फार्माकोविजिलेंस के अंदर, और यहाँ पर हम ड्रग सेफ्टी इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन में फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं जीरियाट्रिक पेशेंट के बारे में। आगे हम फर्दर प्रेग्नेंट वुमेन एंड वुमेन, इसके अलावा और पीडियाट्रिक जो बच्चे हैं हमारे, उनके बारे में भी ड्रग सेफ्टी जो फार्माकोविजिलेंस के लिए क्या स्पेसिफिक कंसिडरेशन होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो ड्रग सेफ्टी इन स्पेशल पॉपुलेशन का ये पार्ट 1 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर फार्माकोविजिलेंस की अलग अलग यूनिट्स जो हैं उनके सारे लेक्चर देख सकते हैं, और उन जो भी आप लेक्चर लेना है वो ले सकते हैं। साथ ही हमारा जो है एट द एंड ऑफ लेक्चर में 5 MCQ आप लोगों को देता हूं। उन MCQ के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस लेक्चर के रिलेटेड नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी देखें। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ड्रग सेफ्टी इन जीरियाट्रिक पेशेंट में क्या है। So the first one thing is elderly patient population increase day by day and they are the main users of drug and they differ from younger patient। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्डरली पेशेंट जो है उनका डे बाय डे उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा ड्रग्स के यूज़र भी वही हैं, और उनकी जो फिजियोलॉजी है वो यंगर पेशेंट से डिफर करती है। तो यहाँ पर हम ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ देखिए, जैसे जैसे 1951 से 61 से लेकर और 2021 से 31 की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे तो एल्डरली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में एल्डरली पीपल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी मेडिकेशन है उनका यूज जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। किसके अंदर? जो एल्डरली पेशेंट है, क्लियर, जीरियाट्रिक पेशेंट है, उनके अंदर लास्ट डिकेड में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। देखिए 35 से डायरेक्ट 40% पे हम चले गए हैं। सो इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन ADR एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद देम एज वेल। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे ये पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी और ड्रग वो ज़्यादा लेते रहेंगे, तो ADR की प्रॉब्लम, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम उसके साथ जो भी और एसोसिएटेड प्रॉब्लम है वो भी उनके साथ में बढ़ती जाएंगी। सो अब हम यहाँ समझते हैं कि क्यों जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और अदर कॉम्प्लिकेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन, सेकंड वन इज फार्माकोडायनामिक कंसिडरेशन, थर्ड इज कोमॉर्बिडिटी एंड पॉलीफार्मेसी, फोर्थ इज अडेरेंस टू ट्रीटमेंट, फिफ्थ इज पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, देन सिक्स वन इज एल्डरली पेशेंट हेट्रोजेनेसिटी एंड फ्रेलिटी एंड द लिमिटेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डाटा फॉर एल्डरली पेशेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, और इनसे हम पता लगाएंगे कि क्यों ये जो पेशेंट पॉपुलेशन है, एल्डरली पेशेंट पॉपुलेशन, वो डिफरेंट है, और क्या हमें क्लिनिकल ट्रायल में ध्यान रखना चाहिए, और फार्माकोविजिलेंस में किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए जब हम ड्रग डेवलप कर रहे हैं एल्डरली पेशेंट्स के लिए। सो द फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन। सो फार्माकोकाइनेटिक हम जानते ही हैं, जो हमारा है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इन चारों के थ्रू ही जो है हमारा फार्माकोकाइनेटिक कंप्लीट होता है। तो अब देखिए क्या होता है, बेसिकली ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एज के थ्रू ये जो है दोनों ही अफेक्ट नहीं होते हैं, एब्जॉर्प्शन और प्रोटीन बाइंडिंग, जनरल मोस्ट ऑफ द मेजर केसेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है पेशेंट की, उसमें क्या होगा। तो अगर हेल्दी यंग पीपल है तो मसल मास उसमें 30% है, बट अगर सीनियर और एज अराउंड 75 है तो मसल मास कम हो गया। अगर एडिपोज देखेंगे, एडिपोज टिश्यू देखेंगे, तो हेल्दी में 20% है, और यंग जो 75 ईयर्स प्लस हैं उसमें 40% है। अगर बोन का मास हम देखेंगे तो बोन का मास भी 8% रह गया, जो कि हेल्दी यंग से 2% कम हो गया। क्लियर? इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, इट डिक्रीज द बॉडी मास एज वेल एज इंक्रीज इन द बॉडी वेट। क्लियर एवरीवन? नाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल लीड टू फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग। दोनों ही चीजें अगर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए होगी। जैसे हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए अगर कोई पेशेंट हाइड्रोफिलिक ड्रग लेता है, अगर हम एग्जांपल लें जेंटामाइसिन और डिगॉक्सिन, तो उस पेशेंट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ रीनल क्लियरेंस भी कम हो जाएगा। क्लियर?
बट अगर हमारे दिमाग में आता है कि अगर ये तो हाइड्रोफिलिक ड्रग के साथ हो गया, अब लाइपोफिलिक ड्रग के साथ क्या होगा? तो लाइपोफिलिक ड्रग के साथ देखिए क्या होगा। लाइपोफिलिक ड्रग हमारी ओपियोड्स है, एमियोडेरोन है, ये 2 एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक केस में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ दोनों बढ़ गए, एक केस में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन और रीनल क्लियरेंस कम हो गया। रीनल क्लियरेंस कम हो गया तो बॉडी में ड्रग, हाइड्रोफिलिक ड्रग ज्यादा देर तक रहेगी तो टॉक्सिसिटी होगी। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ गया, हाफ लाइफ भी बढ़ गई लाइपोफिलिक केस में, तो यहाँ भी टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस हैं। क्लियर? तो दोनों ही केसेस में जो है वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अब देखिए और क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन में। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर देखिए ड्यू टू एज व्हाट हैपन इन द लीवर, बॉडी लीवर मास इज गोइंग डाउन एज वेल एज लीवर ब्लड फ्लो इज ऑल्सो गोइंग डाउन। ये दोनों ही कम होते हैं। अगर ये दोनों कम होंगे तो उस केस में क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज्ड फॉर ओपियोड और मेटाक्लोप्रोमाइड। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है, कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनकी बायोबिलिटी बढ़ जाएंगी और कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनकी बायोबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी, जैसे कि एनालाप्रिल और प्रेंडोप्रिल। इसका मतलब क्या हुआ, ड्रग्स विच आर नॉट मेटाबोलाइज थ्रू लीवर प्रेफर्ड इन एल्डरली पेशेंट। मतलब कि जो ड्रग जो है लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज नहीं होगी उनको जो है किसके अंदर प्रेफर किया जाएगा, एल्डरली पेशेंट के अंदर प्रेफर किया जाना चाहिए। तो ये एक फार्माकोविजिलेंस के लिए एक कंसिडरेशन निकल के आ रही है कि हमें किस तरह की ड्रग एज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो सूट करती है वो देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान दिया गया है कि जो ड्रग लीवर से मेटाबोलाइज नहीं होती हैं तो उनको प्रेफर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रीनल क्लियरेंस। सो रीनल क्लियरेंस देखिए डाउन हो गया है पेशेंट के अंदर। ओके, सो रीनल क्लियरेंस इज डाउन, सो डिक्रीज रीनल क्लियरेंस ऑफ नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग। यहाँ पर देखिए काफी सारी जो ड्रग है वो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है, जैसे कि डिगॉक्सिन हो गई, लीवोथायरोक्सिन हो गई, टेक्रोलिमस। तो ये काफी सारे ड्रग्स के एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं। तो ये जो कॉमन नैरो थेरापेटिक इंडेक्स वाली ड्रग है, तो उन ड्रग्स के अंदर क्या होगा, उनकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज भी हमें क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ध्यान रखनी है। और जो भी हम एल्डरली पेशेंट को ड्रग देते हैं तो उनमें अगर हम नैरो थेरापेटिक इंडेक्स वाली ड्रग दे रहे हैं तो उनमें टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और अगर ये इनमें से जो कोई सी भी ड्रग उस पेशेंट को देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज फार्माकोडायनामिक कंसिडरेशन। सो फार्माकोडायनामिक कंसिडरेशन क्या है, ओल्डर पेशेंट है। देखिए ओल्डर पेशेंट के फार्माकोडायनामिक कंसिडरेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड रेस्पॉन्स ऑब्टेन इन द पेशेंट। तो जो ड्रग हम दे रहे हैं, ड्रग की कंसंट्रेशन और उससे क्या रेस्पॉन्स ऑब्टेन हो रहा है, उसका हम रिलेशनशिप देख रहे हैं फार्माकोडायनामिक में। सो व्हाट हैपन इन दिस, there is an increase or decrease receptor sensitivity throughout the all body system, as well as it also decrease cellular viability and decrease homeostatic mechanism। तो इंक्रीज भी होती है रिसेप्टर की सेंसिटिविटी और डिक्रीज भी होती है, और सेलुलर वायबिलिटी भी डिक्रीज होती है और साथ ही साथ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म भी डिक्रीज होती है। इसके अलावा और क्या होता है, ओल्डर एडल्ट्स हैव अल्टर्ड सेंसिटिविटी टू ड्रग्स एट सेलुलर लेवल। तो यहाँ पर जो ड्रग के अगेंस्ट में सेंसिटिविटी है वो अल्टर्ड हो जाती है, मीन्स इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सो इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज रेस्पॉन्स टू बीटा ब्लॉकर, दीज आर द 2 एग्जाम्पल विच गिवन। सो इस तरह से जो है कुछ ड्रग्स की जो है फार्माकोडायनामिक कंसिडरेशन में चेंजेस आएंगे, तो वहां पर ड्रग की डोज हमें चेंज करनी पड़ेगी। देन कोमॉर्बिडिटी एंड पॉलीफार्मेसी, ये 2 और रीजन है जिनकी वजह से जो है एल्डरली पेशेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो कोमॉर्बिडिटीज क्या है, सो एल्डरली पेशेंट आर जनरली व्हाट है, heterogeneous population। heterogeneous population है from a physiopathological standpoint ranging from those who are healthy to those with multiple disease। यहाँ पर देखिए एल्डरली जो भी पेशेंट है वो हेल्दी से लेकर हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके बहुत सारी मल्टीपल डिजीज हैं। तो मल्टीपल डिजीज होने से उनकी सिचुएशन कैसी होगी, कोमॉर्बिडिटीज हो गई उनकी। सो इट रिक्वायर कंकमिटेंट यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन। उसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल मेडिकेशन उनको देनी पड़ेगी, और अगर हम मल्टीपल मेडिकेशन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीफार्मेसी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये पेशेंट है हमारा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पेशेंट है और इसको जो डॉक्टर है काफ़ी सारी, क्योंकि अलग अलग कोमॉर्बिड सिचुएशन होगी तो उसमें काफ़ी सारी ड्रग्स दी जाएगी। तो
evidence suggest that 55% of the elderly take between 5 to 9 drugs per day. आपने देखा ही होगा अपने घरों में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जो कोमॉर्बिड सिचुएशन वाले एल्डर पेशेंट होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और जो भी हैं, तो एटलीस्ट आपने देखा होगा कि वो 5 से 9 ड्रग पूरे दिन भर की ले लेते हैं. और 14% ऑफ देम यूज मोर देन 10 ड्रग. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 10 दवाई से ज़्यादा दवाई एक दिन में लेनी पड़ती है. क्लियर. तो यहाँ पर एल्डरली पेशेंट में क्या होगा, देयर इज ए ग्रेटर देन 80% हैव अ 3 मोर क्रोनिक कंडीशन. जैसे किसी को डायबिटीज है, साथ में हाइपरटेंशन भी है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो एटलीस्ट 80% को तीन या तीन से ज़्यादा बीमारियां तो होती ही हैं, या किसी को रीनल फेलियर की प्रॉब्लम हो गई. एंड देन 20 to 50% ऑफ ओल्डर पेशेंट हैव अ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड 25% ऑफ दीज आर प्रिवेंटेबल. तो उनमें से 25% जो है हमारे लिए प्रिवेंटेबल है. बट जैसे जैसे रिस्क बढ़ती जा रही है, द रिस्क ऑफ ADR इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. यहाँ पर देखिए अबाउट 50% जो हैं, जो कि 5 ड्रग से ज़्यादा ले रहे हैं, 5 ड्रग ले रहे हैं, उनमें 50% ADR की रिस्क है. और कुछ जो है 8 और उससे ज़्यादा ड्रग ले रहे हैं, तो उनमें 95% रिस्क है ADR होने की. क्लियर. तो यहाँ पर देखिए पॉली फार्मेसी के थ्रू मतलब हम काफ़ी सारी ड्रग्स ले रहे हैं. क्लियर. नाउ पॉली फार्मेसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग ADR. तो यहाँ पर पॉली फार्मेसी होने से क्या होगा, एडवर्स रिएक्शन की जो है वो बढ़ जाएंगे चांसेस. और हमने देखा ये जीरेटिक पेशेंट में काफ़ी सारी कोमॉर्बिडिटी होती है, इसीलिए पॉली फार्मेसी होती है. तो कोमॉर्बिडिटी की वजह से ही पॉली फार्मेसी की प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी मेडिकेशंस ले रहे हैं. अब उससे क्या होगा, पॉलीफार्मेसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग ADR ड्यू टू ड्रग इंटरैक्शन एज वेल एज इंटरैक्शंस बिटवीन ड्रग एंड द पेशेंट अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन. तो यहाँ पर ड्रग इंटरैक्शन हो रहा है, और ड्रग और पेशेंट की जो अलग अलग कोमॉर्बिड सिचुएशन है, उन अलग अलग सिचुएशन के साथ ड्रग के अलग अलग इंटरैक्शंस हैं, तो इनकी वजह से ही ऐसा हो रहा है. देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे कि जीरेटिक पेशेंट है हमारे, तो जीरेटिक पेशेंट आर मोर प्रोन टू फॉल. वो गिरने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर हम उनको. एंड ड्रग कॉजिंग हाइपोटेंशन, जो ड्रग हाइपोटेंशन कॉज कर रही है सच एज डायूरेटिक कैन इंक्रीज द रिस्क. तो जो हाइपोटेंशन कॉज कर रही है उनकी वजह से क्या हो सकता है, वो और ज़्यादा उनके जो फॉल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे. तो ये कोमॉर्बिड सिचुएशन की वजह से अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो उसमें वो भी हो रहा है. तो ये इसी का एग्जाम्पल हमारा हो गया. क्लियर एवरीवन. आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा. अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं पॉलीफार्मेसी के. ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स. सो द फर्स्ट वन इज पुअर कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर्स. डॉक्टर्स के साथ पुअर कम्युनिकेशन होना है पेशेंट का, ये पहला कारण है. दूसरा कारण क्या हो सकता है, पेशेंट जो है उसकी पुअर आई साइट है या डीफनेस है, तो वो मतलब कि आंखों से उसको सही नहीं दिख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. तो इन दोनों ही वजह से वो क्या हो रहा है, पेशेंट को कहा गया है 1 बार गोली लेने की, उसने 2 बार ले ली. और पुअर आई साइट है तो उसको जो दवा लेनी थी उसकी जगह उसने दूसरी दवा ले ली. तो ये इन दोनों वजह से भी क्या होगा कि एडवर्स इवेंट बढ़ने के चांसेस हैं. देन पुअर कॉग्निशन इश्यूज. आपने लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे जो आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं तो बहुत सी बार वो भूल जाते हैं. वो कहते हैं कि हमने दवा ली है या नहीं ली. तो यहाँ पर जो है उनकी याददाश्त से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है पॉलीफार्मेसी का. उसके अलावा क्या है, यूज ऑफ मल्टीपल OTC प्रोडक्ट. ओवर द काउंटर प्रोडक्ट भी जो है हायर एज के पर्सन जो है, एल्डर पीपल जो है काफ़ी सारा ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लेते हैं. तो ये सारी ही वजह से है, क्या हो सकता है, ये सब एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है पॉलीफार्मेसी के. क्लियर एवरीवन. नाउ नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो क्या है, एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट. यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट में मीन्स जो पेशेंट को दवा लिखी गई है उस दवा के अकॉर्डिंग पेशेंट ने दवा ली है या नहीं है. मतलब प्रेस्क्रिप्शन में जो दवा दी गई है वो पेशेंट ने ली है या नहीं ली है. तो उसके साथ में बहुत मुश्किल होता है पेशेंट का अडहेयर होना. सो वाइल टेकिंग ड्रग्स यूज टेंड टू इंक्रीज विद एज. ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ड्रग का यूज बढ़ता जाता है. क्यों? क्योंकि इनटेक कंप्लायंस विद द प्रेस्क्रिप्शन इज लो एज वेल एज पुअर अडहेरेंस टू मेडिकेशन रेजीम लीड टू सब्सटेंशियल वर्सनिंग ऑफ द डिजीज एंड डेथ. तो इससे क्या होगा, अगर हम जो दवा हमको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है अगर वो दवा हम पूरी तरीके से नहीं लेंगे, उस टाइम से नहीं लेंगे, तो चांसेस क्या हो जाएंगे
जो डिजीज़ की कंडीशन हमारी और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी और डेथ होने की भी चांसेस हैं। साथ ही साथ क्या होगा, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अभी आपने देखा हुआ एक स्टडी आई थी, उस स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी ऑस्टरबर्ग एंड ब्लेश्की की जो स्टडी थी, उन्होंने बताया कि 33 to 69% ऑफ ऑल मेडिकेशन रिलेटेड हॉस्पिटल एडमिशन इन यूएस आर ड्यू टू पेशेंट नॉट टेकिंग मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब। ठीक है, 33 से 69% जो है मेडिकेशन रिलेटेड हॉस्पिटल एडमिशन जो यूनाइटेड स्टेट में होते हैं, वो किस वजह से होते हैं कि पेशेंट ने जो ड्रग प्रेस्क्राइब की उनकी वो पेशेंट ने ड्रग ली ही नहीं। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो US $100 बिलियन के पार निकल गई है पर ईयर। क्लियर। नाउ इन क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, द एवरेज रेट ऑफ अडहेरेंस इन क्लिनिकल ट्रायल आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर बिकॉज of the attention study patient receive. Yet even in this setting among patient receiving treatment for the chronic condition, it has been reported to be between 43 to 78%. तो देखिए बेसिकली है क्या, क्लिनिकल ट्रायल में हम जानते हैं कि काफ़ी सारा निगरानी के अंदर सारी दवा दी जाती है। क्लियर। बट उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी क्लिनिकल ट्रायल में भी 43 से 78% ही जो है वो अडहेरेंस हो पा रहा है ट्रीटमेंट के। मतलब इतना ध्यान देने के बाद भी उतना ही दवा ले पा रहा है पेशेंट। तो इसका मतलब जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल, जहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर पेशेंट जो घर पे अपनी दवा ले रहा है उसमें कितना वो ट्रीटमेंट जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग उसने ट्रीटमेंट लिया है। तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अडहेरेंस विद द ट्रीटमेंट। क्लियर। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ अ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच टू इम्प्रूव थेरेपी अडहेरेंस एंड मीनिंगफुलनेस। ठीक है। तो यहाँ पर हमें पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच का यूज़ करना होगा। जैसे कि जो भी पेशेंट है हमारा, पेशेंट के लिए फिजिशियन जो है अपना कंप्लीट जो है उसकी तरफ डायग्नोज, प्लान ऑफ केयर, सपोर्ट फॉर पेशेंट इन नेविगेट मेडिकल नेबरहुड। क्लियर। वर्चुअल हेल्थ केयर किया जाएगा, रजिस्टर्ड नर्सेस को यूज़ किया जाएगा, क्लिनिकल सोशल वर्क को यूज़ किया जाएगा, बिहेवियर हेल्थ टीम का यूज़ किया जाएगा, फार्मासिस्ट का यूज़ किया जाएगा, मेडिकल असिस्टेंट ली जाएगी, एडवांस प्रैक्टिस क्लिनिशियन को यूज़ किया जाएगा और कम्युनिकेट विद हेल्थ केयर वर्कर एंड कोच। ये सब कुछ किया जाएगा। अगर पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच यूज़ की जाएगी तो जेनेटिक पेशेंट के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सकता है ड्रग डिस्कवरी के दौरान, क्लिनिकल ट्रायल के दौरान, फार्माकोविजिलेंस के दौरान, कि कम जो है एडवर्स इवेंट ऑब्जर्व हो आगे जाकर जो नई ड्रग डिस्कवर हो रही है। नाउ एल्डरली पेशेंट हैज़ अ हीट्रोजेनिटी। ये वर्ड मैंने आप लोगों से यूज़ किया है यहाँ पर कि एल्डरली पेशेंट जो है हीट्रोजेनिसिटी होती है और हम फ्रेलिटी को जो है एज ए टूल यूज़ करते हैं फार्माकोविजिलेंस के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्या है हेट्रोजेनेसिटी। इन ऑर्डर टू ट्रीट elder patient using a patient-centric approach to improve therapy acceptance and compliance need to consider aging। जो भी है, अगर हमें एल्डर पेशेंट को पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच से ट्रीट करना है, तो अगर उसका इम्प्रूवमेंट करना है कि थेरेपी का एक्सेप्टेंस हो और कंप्लायंस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एज को कंसीडर करना पड़ेगा ना। एज जो है वो 5 फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज जीन्स जो है वो एक फैक्टर है, सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन फैक्टर है, थर्ड वन इज लाइफ स्टाइल फैक्टर, फोर्थ वन इज एनवायरमेंट इज अनदर फैक्टर एंड फिफ्थ वन इज चांस आर द अनदर फैक्टर। सो यहाँ पर जो एज जो है इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। अब देखिए फ्रेलिटी टूल क्या है। तो फ्रेलिटी इज ए क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय एन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी to stressor due to aging associated decline in physical reserve and several physiological dysregulation। तो फ्रेलिटी जो है एक साइंटिफिक टूल दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल कंडीशन होती है और उसको कैरेक्टराइज कैसे किया जाएगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू द स्ट्रेसर। तो जितने भी स्ट्रेसर्स होंगे, जो पेनफुल रीजंस होंगे या स्ट्रेस देने वाली चीजें होंगी, उसके लिए पेशेंट क्या होगा, वल्नरेबल हो जाएगा। मतलब वो बहुत जल्दी से वो जो भी रीजंस हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके लिए हार्मफुल हो ड्यू टू एजिंग एसोसिएटेड डिक्लाइन। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है उस वैसे वैसे जो अपना फिजियोलॉजिकल रिजर्व है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो होती है वो डिसरेगुलेट होती जा रही है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टेजेस ऑफ फ्रेलिटी डायग्राम। ओके, हेल्दी स्टेज है हमारी। अगर रिजर्व कैपेसिटी यहाँ पर देखिए हम वाई एक्सेस पे लिया है और इंक्रीज एज हमने एक्स एक्सेस पे लिया है, तो हम हेल्दी हैं। उसके बाद हम प्री फ्रायल लेवल में आ गए
जहाँ पे कि ओरल फ्रेलिटी इज ए सिम्टम ऑफ प्री फ्रेलिटी, ठीक है। देन फ्रेलिटी मतलब कि हम जो है एजिंग की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद हमें नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेलिटी के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर है। एजिंग हो गया, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और डिजीज। इन्फ्लेमेटरी सिस्टम अगर एक्टिव हुआ है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे जैसे कि मसल के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, हेमेटोलॉजिक और हार्ट के अंदर चेंजेस आएंगे और इसकी वजह से फ्रेलिटी के साइंस आएंगे। फ्रेलिटी के साइंस कौन से हो गए, वीकनेस हो गया, वेट लॉस हो गया, एक्जोशन हो गया, लो एक्टिविटी हो गई या स्लो परफॉर्मेंस हो गई और उसका आउटकम हो गया पेशेंट गिरने लगे, फॉल हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, डिपेंडेंसी हो गई, सर्जरी की रिस्क हो गई या फिर डेथ। तो ये सब फ्रेलिटी के आउटकम है। तो ये फ्रेलिटी का एक अपना एक स्केल होता है, उसके थ्रू इसको अपन मेजर करते हैं। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल डाटा फॉर एल्डरली पेशेंट। तो क्लिनिकल ट्रायल में हम जो है पेशेंट का डाटा ले रहे हैं, उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। सो दिस इज द एल्डरली पेशेंट, देयर इज a lack of enrollment of frail elderly patient in the clinical trials. Okay, that's why there is a lack of data in the clinical trial which we obtain. तो हमें क्लिनिकल ट्रायल में जो है काफ़ी कम डाटा मिल रहा है क्योंकि जो भी क्लिनिकल ट्रायल हम कर रहे हैं उसमें फ्रेल एल्डरली पेशेंट को हम एनरोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और हालांकि अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे एडवांसमेंट आते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रेल एल्डरली पेशेंट को भी एनरोल किया जा रहा है। रिसेंटली कुछ स्टडीज हुई थी, उनमें ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो क्लिनिकल ट्रायल थी उनमें जो है काफ़ी सारे फ्रेल एल्डरली पेशेंट को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में इंक्रीज भी किया गया था। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो भी बैरियर्स हैं टू एनरोल ऑफ एन एल्डरली पेशेंट इन क्लिनिकल ट्रायल एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, क्या क्या हमारे बैरियर्स हैं और उनके सॉल्यूशन क्या है। तो द फर्स्ट बैरियर इज पेशेंट रिलेटेड। पेशेंट रिलेटेड हमारे क्या क्या बैरियर है और उनसे रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशन है, यही चीज़ें हमें फार्माकोविजिलेंस में अप्लाई करनी है। क्लियर। और जो क्लिनिकल ट्रायल है फार्माकोविजिलेंस में अगर ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे तो हम जीरियाट्रिक पेशेंट के अकॉर्डिंग ड्रग डिस्कवर कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन। सो हमारे जो बैरियर्स हैं वो क्या हो गए, अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। सो यहाँ पर हमें पेशेंट को जो है जो एनरोल कर रहा है उसको क्लिनिकल ट्रायल के बेनिफिट को समझाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज मोर पर्सनल और टाइम टू एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ द स्टडी। हमें काफ़ी सारे पर्सनल और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो भी पेशेंट एनरोल होता है उसको समझाना पड़ेगा। जो पर्सनल है क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो बेटर कम्युनिकेट करे एल्डर पेशेंट को समझाने के लिए। आप जानते ही एल्डर पेशेंट जो है डीफ हो गए या फिर आई साइट उनकी वीक है, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उनको बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमें ट्रेन पर्सनल की ज़रूरत है। और जो भी कम्युनिकेशन है वो हमें सिंप्लीफाई करना है और इन्फॉर्म कंसेंट उनसे लेनी है। अगर सिंपल वे में हम उन्हें समझा पाएंगे तो हम आसानी से इन्फॉर्म कंसेंट ले पाएंगे। as well as use ad hoc endpoints that better reflect the patient expectation, example quality of life, maintenance of the functional independence। तो हमें ये समझाना होगा कि किस तरह से अगर ये ड्रग का यूज़ किया जाएगा तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ में क्या होगा, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेगा, वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगा अगर ड्रग ने बेटर परफॉर्म किया। तो अगर हम ये बात उसे समझाने में कामयाब रहे तो आसानी से ही जो है पेशेंट जो है ट्रायल के अंदर एनरोल हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होता है वो क्या होता है, फियर ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लोग उनको काफ़ी डरा देते हैं। जैसे कोरोना के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में काफ़ी लोगों को डराया गया था, तो काफ़ी इनिशियली जो है काफ़ी कम पेशेंट जो है एनरोल हो पाए थे। तो सिमिलरली एल्डरली पेशेंट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लोजली मॉनिटर एडवर्स रिएक्शन दैट एग्रीवेट जेनेटिक कंडीशन। हम वो सारे एडवर्स रिएक्शन को क्लोज मॉनिटर करना पड़ेगा जिसकी वजह से जेनेटिक कंडीशन में वो जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं। और हमें एल्डर पेशेंट के लिए टेलर डोजिंग बनानी पड़ेगी ताकि वो उसको क्या कर सके, करेक्टराइज कर सके और इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऑन हाउ पेशेंट सेफ्टी इज लुक्ड आफ्टर। और हमें ये बताना होगा कि अगर कोई एडवर्स इवेंट आ गया तो किस तरह से जो है उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा, उनको किस तरह से उनकी देखभाल की जाएगी। अगर हम इस बात को समझाने में कामयाब रहे तो पेशेंट आसानी से एनरोल हो जाएगा। देन फियर ऑफ लूजिंग डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ओवर देयर ट्रीटमेंट। क्लियर। ये तीसरा फैक्टर है पेशेंट रिलेटेड। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोज की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंक्लूड पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम। पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम जो है वो हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, एज वेल एज फैक्टर इन एन इंक्रीज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स। जो बीच बीच में जो पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको कम करना पड़ेगा। क्लियर। और परमिट विड्रॉवल फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल एंश्योरिंग देयर विल बी नो डिट्रीमेंट टू अदर ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल केयर।
देन लॉजिस्टिक बैरियर भी पेशेंट रिलेटेड होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन टू क्लिनिकल ट्रायल सेंटर एंड पेशेंट माइट डिपेंड ऑन द सम वन फॉर ट्रांसपोर्टेशन माइट नीड टू टेक केयर ऑफ द रिलेटिव। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉस्पिटल क्लिनिकल विजिट, हॉस्पिटल की क्लिनिकल विजिट के लिए फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करनी पड़ेगी। एज वेल एज विजिट द पेशेंट एट देयर ओन होम, ठीक है, पेशेंट को आप उसके घर पे ही देखने चले जाएं। और इंक्रीज विजिट शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी, विजिट का जो शेड्यूल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ा दें। यूज टेक्नोलॉजी टू रिमोट मॉनिटरिंग एंड अडेप्ट एंड पॉइंट्स टू रिमोट मॉनिटरिंग, तो रिमोट मॉनिटरिंग को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि ऑफिस में बैठे हैं और पेशेंट घर पे है तो वहीं से रिमोट मॉनिटरिंग हो जाए। तो जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर इन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, फैमिली मेम्बर को भी इन्फॉर्म कंसेंट में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नो इन्फॉर्मेशन ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि क्लिनिकल ट्रायल चल रही है अगर वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो ये सारे बैरियर क्या हो गए, पेशेंट रिलेटेड हो गए। नाउ वी आर लुकिंग ऑन द अनदर बैरियर दैट इज इन्वेस्टिगेटर रिलेटेड। जो इन्वेस्टिगेटर रिलेटेड बैरियर है वो क्या है, फियर ऑफ टॉक्सिसिटी एंड लैक ऑफ डाटा ऑन ट्रीटमेंट टॉलरेंस, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सो कंडक्ट मोर डेडिकेटेड फेज 1 ट्रायल, फेज 1 ट्रायल काफ़ी सारी करनी चाहिए। टेलर डोजिंग टू एल्डरली पेशेंट, ये भी करना चाहिए। देन इंक्लूड एडहोक स्टडी पॉइंट टेलर टू फ्रैलिटी इंडेक्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हमें काफ़ी सारे स्टडी एंड पॉइंट्स बनाने चाहिए, किसको ध्यान में रखते हुए, फ्रैलिटी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ध्यान में रखते हुए। इन्वेस्टिगेटर जब क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये किसका बेनिफिट है, लिमिटेड एक्सपेक्टेशन फॉर बेनिफिट, ठीक है। देन अनदर प्रॉब्लम, मोर टाइम नीडेड टू एनरोल एंड फॉलो अप, सो यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेटर रिलेटेड यही प्रॉब्लम आती है, उनको जब पेशेंट को ट्रायल में एनरोल करना है तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लग रहा है एनरोल करने में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज क्लिनिकल ट्रायल पर्सनल सो टू अडेप्ट द एडिशनल पेशेंट नीड, क्लिनिकल ट्रायल पर्सनल जो है उनकी जो है ह्यूमन रिसोर्स हमें इन्वेस्टिगेटर को बढ़ाना पड़ेगा। एज वेल एज एंश्योर क्लिनिकल ट्रायल पर्सनल इज स्पेशलाइज इन जेरिएटिक्स, जो भी क्लिनिकल रिसर्च पर्सनल हैं वो अगर जीरियटिक्स में अगर वो स्पेशलाइज्ड हैं तो उनको अगर लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड प्रिपेयर सिंप्लीफाइड एंड इजीली रीडेबल इन्फॉर्म कंसेंट, सो इन्फॉर्म कंसेंट जो है लोकल लैंग्वेज में हो, इजीली हो, पिक्टोग्रामिक हो, ताकि पेशेंट को हर चीज़ समझ में आ जाए। नेक्स्ट बैरियर इज ट्रायल रिलेटेड, सो इन एलिजिबिलिटी ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। सो यहाँ पर क्या होगा कि इनएलिजिबिलिटी हो गई पेशेंट की, ट्रायल रिलेटेड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया, तो इन सभी प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन क्या है, सो राइट प्रोटोकॉल डिजाइन टू इंक्लूड एल्डरली फ्रेल पेशेंट, जो एल्डरली फ्रेल पेशेंट है उनको ध्यान में रखकर ही प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाना चाहिए। देन स्ट्रेटिफाई पेशेंट पर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रेटिफाई होना चाहिए पेशेंट के लिए हर एक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। देन अप्रूव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू रिक्वेस्ट द एनरोलमेंट ऑफ फ्रेल एल्डरली पेशेंट रादर देन एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल। जनरली होता क्या है, ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल में फ्रेल एल्डरली पेशेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और जब हम जो ड्रग फ्रेल एल्डरली पेशेंट के लिए बना रहे हैं अगर उसी क्लिनिकल ट्रायल में उन्हीं पेशेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो उसका डाटा तो हमारे पास में आएगा ही नहीं। अगर उसका डाटा ही नहीं आएगा तो हम उस पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्यूशन के लिए, फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल ट्रायल के लिए, कि हमें फ्रेल एल्डरली पेशेंट को इंक्लूड करना चाहिए, उनको एनरोल करना चाहिए। एंड लैक ऑफ फंडिंग फॉर स्टडीज इन एल्डरली पॉपुलेशन, so there is a need to increase funding. Clear everyone? So these are some barrier which we discuss about the enrollment of the elderly patient in the clinical trial, and I also give the possible solution. Now use strategy to optimize drug uses in frail elderly patient. हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए ताकि हम फ्रेल एल्डरली पेशेंट के अंदर ड्रग यूज को ऑप्टिमाइज कर सके। तो देखिए क्या क्या ड्रग रिस्क है फ्रेल एल्डरली पेशेंट में और उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो जैसे कि मेडिकेशन एरर हो रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेडिकेशन एरर को दूर करने के लिए हमें आइकन्स यूज करने चाहिए लेबलिंग के लिए, ओके, और स्पेसिफाइड टाइम्स ऑफ द डे टू टेक द ड्रग।
हमें आइकन्स के थ्रू जो है हम मेंशन करें, लेबल करें और टाइम इस पर मेंशन करें कि इस टाइम पर उसको दवा लेनी है। देन डिज़ाइन फार्मास्यूटिकल फॉर्म एंड पैकेजिंग फॉर इम्पेयर्ड एल्डरली पेशेंट, जैसे कि जो डीफ हैं या जो पेशेंट आई साइट जिनकी वीक है, क्लियर, उन पेशेंट के लिए स्पेशल हमें डिज़ाइन करनी चाहिए फॉर्म्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्म और पैकेजिंग, पर्टिकुलरली पैकेजिंग उनके लिए काफ़ी हो, जैसे एल्डर जो ब्लाइंड पेशेंट हो उनके लिए जो है स्पेसिफिक जो है पैकेजिंग होनी चाहिए। देन कंसीडर इंटरैक्शन विद अदर ड्रग्स एंड डिजीज, क्लियर। देन लो अडरेंस टू ट्रीटमेंट, ये एक अनदर प्रॉब्लम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लो अडरेंस होता है ट्रीटमेंट, तो इसको दूर कैसे किया जाए। सो रिड्यूस ड्रग बर्डन बाय पीरियोडिकली रिव्यूइंग एडमिनिस्टर्ड ड्रग एंड एंश्योर ओनली एसेंशियल वन आर प्रेस्क्राइब्ड एंड एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि हमें जो पॉलीफार्मेसी हम ना करें और जो हमें ज़रूरत है ड्रग वही हम उस ड्रग को प्रेस्क्राइब करें। देन एंश्योर द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग इन इज इम्पॉर्टेंट टू द पेशेंट, जो भी ड्रग हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं उसका इफेक्ट जो है वो हमें एंश्योर होना चाहिए, ताकि जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस इंक्रीज सर्वाइवल, इन दोनों को ही हमें कंपेयर करना चाहिए कि किस में बेनिफिट हमें मिल रहा है। देन एजुकेट पेशेंट एंड केयर गिवर्स ऑन द पर्पस एंड यूज ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, तो पेशेंट और उसके रिलेटिव दोनों को ही जो है एजुकेट करना चाहिए कि जो भी हम ड्रग के साथ, अगर हम जो ट्रीटमेंट शेड्यूल दिया गया अगर उसके साथ अडहेर रहे तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। देन इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ ड्रग सेफ्टी प्रोफाइल इन फ्रेल एल्डरली पेशेंट, सो जो फ्रेल एल्डरली पेशेंट है उनके लिए इनसफिशिएंट नॉलेज है, तो उसको किस तरह से जो है वो इंक्रीज किया जाए। तो एनरोल फ्रेल एल्डरली पेशेंट इन क्लिनिकल ट्रायल एंड इवेल्युएट द ड्रग सेफ्टी इन दीज पेशेंट सेपरेटली फ्रॉम द अदर्स। तो जो हमें क्लिनिकल ट्रायल में, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि फ्रेल एल्डरली पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल किया जाना चाहिए, जनरली उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन दिया गया कि इनको इंक्लूड करो। देन पीरियोडिकली analyze, evaluate, perform signal detection and case report of elderly patient taking multiple drug and with multiple disease and communicate findings। तो जो केस रिपोर्ट्स होती हैं, सिंगल डिटेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं, उन सभी को जो रिव्यू लिटरेचर के जर्नल ऑफ केस स्टडीज़ जो हैं उन सभी से रिपोर्ट्स को टाइमली जो है पीरियोडिक अपडेट होनी चाहिए। इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग फ्रेल एल्डरली पेशेंट इन ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो फिर जो ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है उनमें फ्रेल एल्डरली जो पेशेंट है उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एंड उनके लिए कुछ प्रोविजंस होने चाहिए कि क्या क्या अलग से, अगर उन पेशेंट की कंडीशन में कुछ चेंज आया तो क्या अलग से क्या सॉल्यूशन दिया जाएगा। देन प्रोवाइड एडिशनल डिटेल इन लेबलिंग ऑन ड्रग यूज बेनिफिट एंड रिस्क इन एल्डरली पेशेंट। तो एडिशनल डिटेल होनी चाहिए लेबलिंग के लिए ड्रग का यूज जो हम कर रहे हैं, बेनिफिट एंड रिस्क इन एल्डरली। देन इनसफिशिएंट ड्रग बेनिफिट वर्सेस रिस्क। सो ड्रग का बेनिफिट और ड्रग की जो रिस्क है उसके लिए जो इनसफिशिएंट डाटा है उसकी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यूज गाइडलाइन, ड्रग अलर्ट सिस्टम एंड पीरियोडिक मेडिकेशन रिव्यू टू आइडेंटिफाई द ड्रग हुज रिस्क पोटेंशियली ओवरवेट द बेनिफिट। अगर किसी ड्रग का जो बेनिफिट है उससे ज़्यादा उसकी रिस्क है तो ये हमें रेगुलरली पीरियोडिक अपडेट करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो ड्रग अलर्ट रिलीज़ करना चाहिए, जैसा कि CDSCO इंडिया में है, वो रेगुलरली ड्रग अलर्ट रिलीज़ करता रहा। आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और ड्रग अलर्ट सेक्शन पर क्लिक करें, आप लोगों को पता लगेगा कि कौन कौन सी ड्रग के अगेंस्ट में ड्रग अलर्ट आया है। तो वहाँ पर दिया भी होता है कि कुछ ड्रग जो है फ्रेल एल्डरली पेशेंट के लिए जो है वो बैन की गई हैं या उनके लिए प्रिकॉशन की गाइडलाइन रिलीज़ की गई हैं। इन द ड्रग रिस्क मैनेजमेंट प्लान कंसीडर इंक्लूडिंग रिस्क मिनिमाइजेशन मेजर एंड फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी टेलर्ड टू फ्रेल एल्डरली। तो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए फ्रेल एल्डरली पेशेंट के लिए, और रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए, और रिस्क मिनिमाइजेशन के मेजर्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इंक्लूड होगी तो जो भी फ्रेल एल्डरली पेशेंट हैं, एल्डरली पेशेंट है, जेनेटिक जो पेशेंट हैं, उन सभी के लिए जो ड्रग डिस्कवरी होगी वो उनके लिए बेनिफिशियल होगी उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखते हुए। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? ड्यू ड्रग्स आर डेवलप्ड, असेस्ड, dosed and packed with the average patient in the mind, while the need of frail elderly patient are often ignored, even if they are the one who most frequently take drugs। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जनरली जो दवा बनाई जाती है वो क्या होता है,
उसको डेवलप किया जाता है किसको ध्यान में रखते हुए, एक एवरेज पेशेंट को ध्यान में रखते हुए दवा को तैयार किया जाता है। जबकि उस दवा को लेने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन है, फ्रेल एल्डरली है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हम दवा लेते हैं। अगर आप आज 30 से 25 से लेकर 40 ईयर की एज में, तो उस टाइम पे आप कितनी सी दवा ले रहे हो, कितने से बीमार हो रहे हो। बट जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी तब आप ज़्यादा दवा लोगे। तो पेशेंट की जो दवा बना रहे हैं वो ध्यान किसको ध्यान में रखते, एवरेज पेशेंट को ध्यान में रखते हुए। जबकि हमें दवा जो बनानी है अगर फ्रेल एडल्ट के पेशेंट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है एडवर्स इवेंट कम होंगे, कॉमॉर्बिडिटीज, डिजीज एंड डेथ जो है वो कम होंगे ड्यू टू द ड्रग्स। Then now it's time to change this paradigm, and whenever a drug is developed that might be taken by the frail elderly, the need of these patient must be taken into the consideration। तो जब कभी भी अब जो ये पैराडिम है ये शिफ्ट होना चाहिए इस साइड में कि जो फ्रेल पेशेंट जो दवा ले रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें दवा को प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए ये सारे पॉइंट्स को अगर हम फार्माकोविजिलेंस को ध्यान में रखेंगे तो पेशेंट का एनरोलमेंट बढ़ेगा। पेशेंट फ्रेल एल्डरली पेशेंट का अगर एनरोलमेंट बढ़ेगा तो हमारे पास उसका डाटा होगा। अगर उसका डाटा होगा तो हम जो है उसी पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच के थ्रू उसको ट्रीट कर पाए। सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को समझ में आया होगा इसके सारे पॉइंट कि क्यों जेनेटिक पेशेंट के लिए जो है ड्रग की जो कंसिडरेशन होती है वो चेंजेस होती हैं, और उसको किस तरह से हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। यहाँ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर? जय भारत, जय हिंद।